किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और कार्यक्रम है फ़ोन इन कार्यक्रम का जो विषय है आज का वो है गन्ना फसल की देखभाल, और विशेषज्ञ रहेंगे आज डॉक्टर संदीप रावल। आप सहायक वैज्ञानिक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र उचानी में कार्यरत हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं वीरेंद्र पाल सिंह जी। किसानों वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने कि आज दिन मंगलवार है और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी कि फ़ोन के माध्यम से आप जो हमारे स्टूडियो में उपलब्ध हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क कर सकें हैं सीधे और उनसे जो है अपनी समस्याओं का समाधान ले सकें हैं। तो आज हमारे फ़ोन इन का विषय रहेगा गन्ना फसल की देखभाल, और इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संदीप रावल जी, सहायक वैज्ञानिक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र उचानी से। और फ़ोन के ज़रिए जुड़ने का जो हमारा फ़ोन नंबर रहेगा स्टूडियो का, किसान भाई वो नोट कर लें। फ़ोन नंबर है 01744221322। फ़ोन नंबर किसान भाई एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि गन्ना फसल जो है किसान भाइयों ने लगा रखी है वो अपनी बढ़वार की अवस्था में है, चाहे वो लबेरा गन्ना है यानी कि जो पहली बार लगाया है इस साल, और या फिर मुंडा गन्ना है जो पिछले 2-3 सालों से किसान भाइयों के खेतों में है। तो ऐसे में किसान भाई जो है किस प्रकार से अपने गन्ना फसल की देखभाल करें, किन किन खास बातों का ध्यान रखें जिससे कि आगे चल के किसान भाई एक अच्छी खासी भरपूर फसल जो है अपने खेतों से गन्ने की ले सकें। सबसे पहले तो वीरेंद्र जी आपका धन्यवाद, और आपके माध्यम से इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा आपने आज का जो विषय रखा है मैं कहूँगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और क्योंकि गन्ना जो है हमारा एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है हमारे हरियाणा क्षेत्र की, और जहाँ तक हम इसके संभाल की बात करते हैं, इसकी उपज की बात करते हैं, तो ये एक ऐसी फसल है जिसकी उपज अगर हम देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। कोई किसान है जो 200-250 क्विंटल तक रह जाता है, और जो बड़े प्रगतिशील किसान है, बड़े अच्छे किसान है, वो 650-700 क्विंटल तक भी एक एकड़ में गन्ने की पैदावार ले लेते हैं। तो इसमें जो हमारी सस्य क्रियाएं हैं, जो कृषि क्रियाएं हैं, उनका बहुत अहम योगदान है हमारी उपज बढ़ाने में, या हमारा जो खर्चा जो हम कहते हैं कि भाई इतना बढ़ता जा रहा है खेती की जोत में, तो उसमें बहुत अहम योगदान है कि भाई आप वैज्ञानिक ढंग से अगर खेती करें तो आप बड़े आसानी से इसकी उपज बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने कि किसान भाई जो हैं एक तो जो है बहुत ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं और एक थोड़ा मध्यम या उससे नीचे ले रहे हैं, और यदि किसान भाई थोड़ा उसको वैज्ञानिक तकनीकी से चलें या विधि से चलें और सही समय पर उसका देख रेख रखें तो मेरे ख्याल में अच्छी पैदावार ले सकें। और इसमें अहम भूमिका रहेगी कि किस तरह से खर्चा कम करें और आमदन ज़्यादा हो। बिल्कुल जी। वीरेंद्र जी, जैसे हम देखें, अगर आप मोटा सा हिसाब, क्योंकि ये किसान का प्रोग्राम है, किसान भाई हमारे इसको प्रोग्राम को सुन रहे हैं जी, तो अगर हम मोटा सा हिसाब लेके चलें, हमारा जो मील में जाने लायक गन्ना है, अगर हमारा 50 से 55 हज़ार गन्ने अगर औसतन हमारे किले में हैं,
और हम औसतन लेके चलते हैं कि जो एक गन्ने का हमारा जो वजन है लगभग 800 ग्राम औसतन लेके चलते हैं। हालांकि भाई 1.25 किलो तक भी हमारा एक गन्ना हो जाता है, लेकिन कुछ गन्ने पतले रह जाते हैं, कुछ मोटे हो जाते हैं। तो औसतन अगर 800 ग्राम हम लेके चलें, अगर इतना गन्ना मील जाने लायक है तो 5 अट्ठे 40 यानी 400 क्विंटल की औसतन एवरेज बिना कुछ ज़्यादा किए एक किसान ले सकता है अपने एक खेत से, सामान्य कृषि क्रियाओं के सामान्य कृषि क्रियाओं के और साथ। थोड़ा सा जोर लगा दे तो ये और बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ सकती है। अब वो बात है कि उसमें बढ़ कैसे सकती है, और ये जो मैंने बताया कि कम से कम 50 से 55 हज़ार गन्ने सुनिश्चित कैसे करें कि भाई किले में हमारे आए। तो हमारी जो शुरुआत से लेके चलते हैं भाई, बिजाई से लेके हमारा ये क्रियाएं हमारी शुरू हो जाती हैं। जैसा मैंने कहा कि भाई 50 से 55 हज़ार गन्ने होने चाहिए, लेकिन जो आप जैसे जो किसान खेती कर रहे हैं गन्ने की, वो इस बात से भली भांति वाकिफ़ हैं कि जो हमारे गन्ने का जो जमाव है वो बहुत कम रहता है। क्योंकि जैसे ज़्यादातर गन्ना क्या है मार्च या अप्रैल में बोया जाता है। जी हाँ। उस समय तापमान अधिक होता है, मिट्टी में हमारी जो ज़मीन है उसमें नमी कम रहती कई है। किसान भाई जो है गेहूं उठा के भी गन्ने गेहूं के बाद भी बोते हैं। 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक गन्ना बोया जाता है। तो उस समय जब खेत खाली हो, तो उस समय नमी कम होने की वजह से, और जैसे हम देखते हैं कि भाई पहला पानी हमारा गन्ने में लगभग 20 से 30 दिन बाद लगता है। तो उस टाइम तक हमारे खेत में नमी का होना बड़ा आवश्यक है उसके जमाव को बेहतर बनाने के लिए। तो अब वो कैसे सुनिश्चित करें? तो उसके लिए है जैसे हमारे कृषि जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से भी हमारे टेक्नोलॉजी जो है ये कहते हैं कि आधा खुड़ सिंचाई विधि। आमतौर पर क्या देखा गया है कि पड़ेवा करके उसके बाद हम खेत को जोत के और उसमें गन्ने की बिजाई करते हैं, तो उससे लंबे समय तक हमारी जो नमी है वो नहीं बन पाती। तो इसका तरीका क्या है? और दूसरा क्या था, जब पड़ेवा करते हैं तो हमारा हफ्ते से 10 दिन का टाइम जो है वो खराब चला जाता है, और उसकी जुताई में ही काफी नमी उड़ जाएगी, काफी उड़ जाती है, कई जुताइयां करनी पड़ेंगी। तो उसका तरीका क्या है कि भाई हम उसमें सूखे में हम उसमें खुड़ निकाल लें, उसमें हमने पोरी जैसे काट के डाल दी। उसके बाद क्या है कि हल्की हल्की मिट्टी, चाहे कसोले से या पैर से हम मिट्टी डाल के उस पर डाल देते हैं। सुहागे से भी दे सकते हैं? सुहागे से नहीं, सुहागे से तो एकदम समतल हो जाएगा। ठीक है। थोड़ी सी हमने मिट्टी चढ़ानी है कि भाई वो हमारे जो पोरी है वो ढकी जाए। उसके बाद हम पानी इस तरीके से लगाते हैं कि आधे खुड़ तक वो पानी पहुंचे और ऊपर वाला जो हमारा बेड है वो सूखा रहे। तो उससे फायदा क्या होएगा, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी उसमें हमने डाल दी है, ऊपर से हमने पानी लगा दिया। उसके बाद फिर हम जैसे ही बत्तर आता है उसमें फिर सुहागा लगाते हैं, ताकि जो वो नमी है वो उसी की वहीं वो बरकरार रहे। तो वो उससे क्या होता है, एक तो हमारा जमाव जो है वो अच्छा होता है, एक सार होता है। तो ये एक बिना खर्चे की मैं कहूँगा कि एक विधि है जिससे हम अपना जमाव जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। जमाव सुनिश्चित हो जाता है, सुनिश्चित, हाँ। और दूसरा समय भी कम लगा कि भाई हमें पड़ेवा करने के बाद जो हम इंतजार करते हैं वो में टाइम लगना था ज्यादा, वो हमारी फसल को मिलेगा पकने के लिए। दूसरा क्या है, जैसे आमतौर पे हमने देखा है किसान क्या करते हैं, गन्ना काटा वहीं खेत में उसकी पोरी बनाई और वो डाल दी। लेकिन जो गन्ने का निचला 1/3 पोर्शन होता है वो उसमें उपज की क्षमता कम होती है। जड़ वाला हिस्सा अमूमन तो डॉक्टर साहब ये मानते हैं कि भी ये जड़ वाला फूट हो रही है, यहाँ फूट ज्यादा करेगा। नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है कि जो नीचे वाली आंख है वो बुढ़ी हो जाती है। चीनी की मात्रा है वो ज्यादा हो जाती है। जहाँ पे चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाती है पौधे को लगता है कि भाई मेरे को पकना है, अगली ग्रोथ नहीं चलनी। ठीक है। तो इसलिए एक और जो हम बिना खर्चे की बात करते हैं वो है कि भाई ऊपर का 2/3 भाग जो है वो हमें लेके चलना है। और दूसरा, जब हम खेत में काटें उसे, जब हम पोरी बनाएं उसकी, तो एक चीज़ और सुनिश्चित करनी है कि उसमें हमारी कोई बीमारी या हमारा कोई कीट, जैसे जड़ भेदक आता है हमारे, वो आपका गन्ना जब हम उसे काट के ऐसा डालते हैं तो उसकी जो सुंडी है वो उसी गन्ने के माध्यम से हमारे खेत में पहुंच जाती है, और फिर वो हमारा कि उससे फिर तितली बनती है, तितली से वो अंडे देती है और वो उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। स्वस्थ बीज होना चाहिए। जब आप उसे काटें तो एक बार देखना है कि भाई वो उसकी पोरी कहीं से लाल ना हो, कहीं से सूखी हुई ना हो, और उसमें कोई कीड़ा, कोई छेद ना हो, कोई सुंडी उसके अंदर ना हो, ये हमें सुनिश्चित करना है। तो इससे ये ऐसी बातें हैं जो बिना खर्चे की, हमारी सिर्फ थोड़ी सी सावधानी की बात है।
अगर ये हम करते हैं तो उससे हम एक अच्छा जमाव उसमें ले सकते हैं। जी। दूसरी बात आती है कि भाई मैंने कहा कि भाई आपको 50 से 55 हज़ार गन्ने 1 एकड़ में होना चाहिए। तो अब उसके लिए हम बीज की मात्रा कितनी लें, कितनी हमारी आँख होनी चाहिए एक किले में कि भाई हमारा 50 से 55 हज़ार उसमें बचे। तो हमारे जैसे सिफारिश भी है, तो हम कहते हैं कि भाई 1 किले के अंदर 70,000 आँख हमारी होनी चाहिए। अब उसमें आप 2 पोरी की ले रहे हैं, 2 आँख वाली ले रहे हैं या 3 की ले रहे हैं, उस पे वो निर्भर करेगा कि भाई 2 आँख वाली ले रहे हैं तो 35,000 पोरियां ले लें। हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग हमारा 30 से 35 कुंटल का बीज लगता है। अब इसमें भी बात आती है क्योंकि गन्ना हमारा 2 फुट से लेके 4 फुट तक बोया जाता है। जी। तो अब भाई कितने पे तो हम दूरी पे बोए उसे, और कितनी हम उसमें लाइनों में कितनी दूरी रखें कि भाई हमारे 50 से 55 हमारे की वो सुनिश्चित कर पाए। तो हम कहते हैं कि भाई अगर एकल गन्ना बो रहे हैं, मतलब अगर सिंगल गन्ना उसमें बो रहे हैं, तो आप 2 फुट या 2.5 फुट यानी 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर पे आप उसे बोएं। अगर उसमें अंतर्वर्तीय फसल लेना है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी उद्देश्य है कि भाई किसानों की आय दुगनी हो या बढ़े, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्योंकि जोत हमारे पास छोटी होती जा रही है, तो उसी खेत के अंदर अगर हम 2 फसल ले पाए एक साथ तो उससे हमारी प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी उपज भी बढ़ेगी। गन्ने के साथ दलहनी फसल कोई ना कोई दलहनी फसल भी ले सकते हैं। जैसे देखिए अगर टाइम की बात करें तो हम गन्ने को आप अक्टूबर के महीने में भी बो सकते हैं, शरदकालीन जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें गेहूं वगैरह बो, हाँ गेहूं बो सकते हैं, उसके साथ चना बो सकते हैं, मसरी बो सकते हैं, सरसों बो सकते हैं। अगर खर्चे के हिसाब से देखें जी कि अगर रेट अच्छा चला जाता है तो लहसुन बड़ा अच्छा है। थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, कई बार कहते हैं कि भाई हमारे पास उस समय टाइम नहीं था, तो आप थोड़ा सा लेट जाते हैं तो दिसंबर में हम उसमें प्याज भी बीच में बो सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि भाई अगर आपको अंतर्वर्तीय फसल लेना है तो क्योंकि उसको भी जगह चाहिए, तो कम से कम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जो अंतर्वर्तीय फसलें आप के लिए कह रहे हैं कि एक से ज्यादा फसल ले लेंगे, तो क्या गन्ने का बीज जो इतने दिन खेत के अंदर रहेगा, मिट्टी के अंदर रहेगा, उसके अंकुरण जमाव पे पोरी पे कोई कुप्रभाव तो नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा जी। देखिए गन्ने की एक खासियत है, 2-3 महीने वो अंदर रहेगा। हाँ बिल्कुल जी। जैसे गन्ने की खासियत क्या है कि जैसे ही ठंड बढ़ने लगती है हमारी जी, तो गन्ना एक तरीके से सुप्त अवस्था में चला जाता है। तो इसीलिए इसमें हम कहते हैं कि अंतर्वर्तीय फसल लें, क्योंकि शुरू में क्योंकि इसकी बढ़वार कम है और एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला ज़्यादा है। अगर उसे खाली छोड़ेंगे। डॉक्टर साहब एक फ़ोन लेंगे? हाँ जी ज़रूर। हेलो, नमस्कार जी। आपका नाम और गांव का नाम? रामस्वरूप जी। हाँ रामस्वरूप जी, कौन से गांव से? अच्छा जी, तो हाँ जी, तो आप अपना प्रश्न पूछें। कितने दिन का गन्ना हो गया? कितने दिन का गन्ना हो गया? गन्ना कितने दिन का हो गया आपका बोया हुआ? मुंडा गन्ना है, ठीक। वैरायटी कौन सी 238 है जी आपकी? दूसरे साल का। कौन सी किस्म है? किस्म आपकी 238? 238। देखिए किसान भाई, आपका बिल्कुल सवाल बिल्कुल वाजिब है कि भाई इसमें जो हमारा टॉप बोरर है वो चोटी बेधक इसे बोलते हैं, जो इसका अटैक 238 किस्म है, जो इसमें आजकल देखा जा रहा है कि थोड़ा ज़्यादा आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें क्या है, देखिए आपने जैसे कोराजन डाली है या आप जैसे बता रहे हैं और भी दवाई डाली है, तो इसमें आपको 2-3 तकनीक हैं वो साथ में अपनानी पड़ेंगी, तब जाके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो जैसे आप अगले साल भाई लबेरा लेंगे तो उसमें एक तो बात है कि भाई सबसे पहले आप वैरायटी को कोशिश करिए कि जो आपकी किस्म है उसको बदलने की कोशिश करें। और जैसे 160 किस्म है हमारी या 118 है या नई वैरायटी है 15023, उसको आप ले सकते हैं क्योंकि इस बार आपके खेत में आई हुई है। तो इस समस्या का इलाज ये है जी कि देखिए जो हमारा ये चोटी बेधक आता है, इसकी 4 पीढ़ी आती है हमारी। 2 आती हैं बारिश से पहले, 2 आती हैं बारिश के बाद। तो क्या होता है कि हमने सर्वे भी किया गया था, तो उसमें किसान क्या होता है गलत समय पे स्प्रे करता है।
तो जो इसकी 2 पीढ़ी है बारिश से पहले आती है, वो जो नुकसान जो पहुंचाती है, वो पहली पीढ़ी आती है इसकी जो हमारा अप्रैल के लास्ट में या मई के शुरू में, और दूसरी पीढ़ी जो है वो आती है हमारी जुलाई के शुरुआत में, जो अब आपका टाइम गया है। तो एक तो जो है जो आप कोराजन डालते हैं 150 ml के हिसाब से, एक तो उसका तरीका और एक समय, इस पे ध्यान देना है कि भाई एक तो अप्रैल के आखिरी में आपको डालना है कोराजन, ड्रेंचिंग करनी है लाइनों की लाइन में मोटा फुहारा बना के आपको लाइनों टू लाइनें उसकी स्प्रे करना है, और उसके बाद हल्का पानी लगाना है, क्योंकि सुंडी क्या है अंदर बैठी हुई है, तो जब तक वो जड़ों के माध्यम से वहां पे दवाई नहीं पहुंचेगी तो तब तक वो काम नहीं कर पाएगी। और फिर क्या होता है, क्योंकि इसकी बाई चांस आपके खेत में आपने स्प्रे करा, उसके बावजूद भी अगर उसमें उसके जो प्रकोप है वो कम नहीं होता है, तो क्या होता है कि इसमें जैसे तितली है वो दूसरे खेत से भी आपके खेत में आके अंडे दे देती है। तो दूसरी, अगर आपको लगता है कि भाई उस टाइम कंट्रोल नहीं है, तो दूसरा जो इसका कंट्रोल है वो करना होता है आपको जुलाई के पहले हफ्ते के आसपास। इस टाइम क्या है, अगर आपका 15% से ज़्यादा उसमें प्रकोप है तो आप उसमें फ्यूराडान दवाई आती है 13 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। साथ साथ उसके एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दवाइयों पे भी ज़्यादा निर्भर नहीं होना है, उसके साथ ट्राइको कार्ड आते हैं, वो आपको जो आपके जैसे आप करनाल से ही बोल रहे हैं, तो हमारा क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है उचानी में, तो वहाँ से वो फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क मिलते हैं कार्ड, जो इसका परजीवी है जो इसके अंडों को खाता है, तो वो भी आप वहाँ से कार्ड ले सकते हैं। वो आपको एक कार्ड में लगभग 20,000 अंडे होते हैं, वो आपको 1 एकड़ में लगभग 12 से 15 जगह पे लगाना है। वो भी इसका क्या करेगा कि जो इसके आपके जो टॉप बोरर है, चोटी बेधक है, उसके जो अंडे हैं उस पे वो पैरासिटोइड यानी परजीवी की तरह काम करता है और उसके अंडों को ख़त्म करता है। तो ये कुछ सावधानी सारी एक तरीके से आपको अपनानी पड़ेंगी, तब जाके आप इससे निजात पा सकते हैं। और रामस्वरूप जी, आप तो करनाल से हैं, आप साथ ही वहाँ पर जाकर उचानी में जो अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर भी आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, और बल्कि कोई सैंपल भी आप ले आए, नमूना वहाँ दिखा सकते जरूर हैं, और उसके आधार पे आपको और भी बेहतर जो है जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल। तो इस समय मेरा संदीप रावल नाम है जी, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है हमारा उचानी पे, वहाँ पे मैं बैठता हूँ। हाँ जी, वहीं आपको आना है। तो डॉक्टर साहब, ये तो हमारे किसान भाई की समस्या थी कि भी किस तरह से टॉप बोरर से छुटकारा पाया जाए। कि बिल्कुल इस समय की अगर हम बात, इस समय की बात है, क्योंकि इस स्थिति में अब यही हो सकता है, क्योंकि पहली स्थिति तो बुआरे की तो जा चुकी है, या अप्रैल महीने के जो दवाई डालनी थी, अब तो जुलाई के महीने के या अगस्त के हिसाब से जो है उसका हमें उपचार करना है। डॉक्टर साहब, हमारी गन्ना फसल की देखभाल पे चर्चा जारी रहेगी, पर एक संदेश के बाद जी। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं
एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे अगोला बेधक की, किसान भाई का एक समस्या थी, तो उसके ऊपर जिक्र कर इस तरह से ही जो देखा जाए तो ये जैसा बरसात का मौसम है तो स्वाभाविक है कि मौसम के साथ साथ खरपतवार भी बढ़वार करते हैं फसल के साथ साथ, या फिर यूं कह लें कि कई तरह के कीट पतंगे भी उठ जाते हैं। तो ऐसे में मुख्य तौर पे हम कौन कौन से कीट पतंगे देखते हैं जो जिनका ज्यादा असर देखा जाए? जैसे कई बार कहते दीमक तो जो है शुरू से ही लगना शुरू हो जाए कई खेतों में, जो उसकी रोकथाम ना करे, या फिर कंसुए का प्रकोप भी देखा जाता है। पर ये कह देंगे बरसात आने पे कंसुआ कम हो जा, क्या ऐसा है? बिल्कुल सर, ऐसा है। जैसे शुरुआत की अवस्था में क्या होता है, देखिए हमारे जो कीट हैं वो भी नमी है या नहीं है उस पर काफ़ी निर्भर रहता है। जो सूखे वाले हैं जैसे दीमक है, कणसुआ है, या जैसे अगर लंबे टाइम तक हम पानी नहीं लगा पाते तो कणसुए का अटैक उस टाइम ज़्यादा आता है। जैसे बारिश बढ़ जाती है या जैसे अभी जो मौसम चल रहा है तो इस टाइम हमारे जैसे टोब और चोटी बेधक जिसे बोल देते हैं, या अब आने वाले टाइम में जो हमारा स्टाक बोरर है कि जो हमारा अंदर पोरी के अंदर जो सुंडी चलती है, या जड़ बेधक जो है, या एक वाइट ग्रब बोलते हैं, सफ़ेद लट आम भाषा में उसको किसान बोलते हैं। खासकर जो 160 वैरायटी है हमारी, उसमें देखेंगे कि भाई अब जैसे जुलाई का महीना पूरा होएगा तो उसमें पीलापन आने लग जाता है पत्तों में। तो उसमें देखते हैं कि जो वो वाइट ग्रब है, जो सफ़ेद लट है, वो जो नीचे वाली जड़ें होती हैं उनको, तंतुओं को काटता रहता है। कहते हैं कि दौड़ी सुंडी लगी। हाँ, वही जो जड़ों में लगती है वो वाइट ग्रब, सफ़ेद लट भी उसे बोलते हैं, सफ़ेद गिंडार भी उसे बोल देते हैं। तो वो क्या है कि जब जड़ों को काट देता है तो उसकी वजह से पौधा जो पोषक तत्व है ज़मीन से वो नहीं ले पाता, तो उस वजह से पीलापन उसमें दिखाई देता है। तो खासकर जैसे कुछ वैरायटी हैं, 160 है या 13263 एक नई वैरायटी जो आ रही है, इनमें खासकर ये देखा जाता है कि भाई ये समस्या ज़्यादा उभर के आती है। तो उसके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक तो देखिए हमें केमिकल के साथ, रसायनों के साथ साथ हमें जो हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल है, जो नेचुरल कंट्रोल है, उसको भी साथ में अपनाना पड़ेगा। जैविक नियंत्रण जैसे हम कहते हैं। जैसे अभी किसान भाई भी कह रहे थे कि भाई टॉप बोरर आ जाता है, या जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जो हमारी पोरी की जो सुंडी है उसका प्रकोप बढ़ेगा। या अभी कुछ क्षेत्रों में हमने देखा है कि पायरिल्ला का अटैक भी काफ़ी बढ़ रहा है इस टाइम। तो उसके लिए हमारे पास जो नेचुरल कंट्रोल है, आप देखेंगे कि भाई हमारे पास जैसे मैंने बताया कि ट्राइकोकार्ड आपको नज़दीकी जो शुगर मिल है वहाँ पे भी जो बायो कंट्रोल लैब है वहाँ से भी मिल सकते हैं, या हमारा जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है ये जो वहाँ से भी मिल सकते हैं। ट्राइकोकार्ड या फिर ये बाजार में इसी नाम से मिलते हैं या कोई इसका वैज्ञानिक नाम है? देखिए ट्राइकोकार्ड तो सिर्फ आपको या तो हमारे सेंटर से मिलेगा या शुगर मिल से मिलेगा। जो फ्यूराडान जो दवाई बताई है ये कार्बोफ्यूरोन तो इसका साल्ट है, फ्यूराडान के नाम से ये मिलती है, बाजार में मिलती है। तो ये 5 किलो की पैकिंग में आती है, तो 13 किलो प्रति एकड़ इसको हम सिफारिश करते हैं कि भाई आप 1 एकड़ में इसको डालें। डॉक्टर साहब, इस समय जो फसल है अच्छी बढ़वार की अवस्था में पहुंची हुई है, तो क्या ये संभव है कि उस पर छिड़काव करें या फिर मिट्टी में या खाद में मिला कर? ये दानेदार आती है जी, तो इसलिए स्प्रे करने की इसको जरूरत नहीं है इसमें। और पहले दिक्कत रहती थी कि इसमें गैस बनती है इस दवाई से, तो लेकिन अब कोटेड आती है। लेकिन ये कोटेड आने लगी है, तो इसमें क्या है कि आप मान लो जब ठंड से का मौसम है उस टाइम आप इसे डाल के निकल जाएं, तो उसके बाद फिर सुबह या शाम में, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे इसमें गैस बनना शुरू होती है। तो वो किसान के लिए भी थोड़ी सेफ है कि भाई एकदम गैस नहीं बनती, नहीं तो कई बार देखा गया था कि भाई उसमें दिक्कत आती थी जब ये। और एक प्राथमिक उपचार का भी ध्यान रखें, अकेला ना जाए खेत में, कोई आसपास हो जरूर। बिल्कुल वो कुछ ऐसे चक्कर आ रहे हैं या गैस चढ़ने की संभावना लग रही है तो
नजदीकी चिकित्सक से जो है संपर्क जरूर बिल्कुल, ये तो सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि ये सुनिश्चित जरूर करें। स्वास्थ्य रक्षा पहले है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये ट्राइको कार्ड है, ये भी बायोलॉजिकल कंट्रोल है। इसी तरीके से पायरिल्ला का हम बोलते हैं। अगर किसान भाई आसपास जैसे देखेंगे कि ये ज्वार जो है उसमें पायरिल्ला का अटैक पहले आता है गन्ने के मुकाबले, तो उसमें देखेंगे पत्ते के नीचे की तरफ उनको सफ़ेद सी झल्ली दिखाई देती है। तो वो जो है वो इसके जो निम्फ हैं, जो प्रौढ़ हैं और जो इसका बच्चा है, दोनों पे ही वो अटैक करता है। तो अगर आपको लगे कि पायरिल्ला का अटैक है तो आप वहाँ से ज्वार में जहाँ देखेंगे वो सफ़ेद जो झल्ली सी मैं कह रहा हूँ नीचे अगर पत्ते पे मिलती है, उतना वो पत्ता काट के ले आएँ और अपना 4-5 जगह पे अपने एकड़ में उसको रख दें। एक अंदाजा मोटे तौर पे लें डॉक्टर साहब, जैसा गन्ना एक नकदी फसल है, जाहिर है किसान भाई चाहेगा कि साल में एक बार फसल लेनी है और बेहतर और अच्छी पैदावार उससे मिले, क्योंकि दूसरी फसलें तो 2 बार हो जाती हैं, कोई 3 भी ले लेता है अपने हिसाब से। तो एक फसल को अच्छा पैदावार लेने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए जो आप ये नियंत्रण बता रहे हैं पायरिल्ला का, कितने दिन की अमूमन फसल हो तो उस समय इसका इस्तेमाल करा जाए? ये जब भी आपको लगे कि भाई मेरे खेत में पायरिल्ला का, कैसे देखेंगे आपकी, जैसे आप उसके अंडे देती है वो सबसे पहले नीचे पत्ते के नीचे की तरफ देंगे, भूरे से रंग के उस पे बाल होंगे, आप उस पे फूंक मार के देखेंगे, अगर वो सारे के सारे सफ़ेद हैं तो उसमें से पायरिल्ला निकलेगा। अगर वो भूरे हो चुके हैं या काले हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि उस पे जो मैं ये परजीवी की बात कर रहा हूँ उसका अटैक नेचुरल हो चुका है। अगर वो 50% से ज़्यादा आपके भूरे या काले हो चुके हैं तो उसमें फिर हमें स्प्रे करने की या कोई दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है। तो और एक बार इसका कंट्रोल हो जाता है तो दोबारा ये इसको बिल्डअप होने नहीं देता है, क्योंकि भाई ये नेचुरल है कि भाई वो उसका बढ़ेगा तो उसकी पॉपुलेशन भी साथ साथ बढ़ के उसको कंट्रोल कर लेती है। ये अच्छा तो तरीका आपने बताया। जी, ये कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने बताया था कि खरपतवार एक बड़ी समस्या रहती है गन्ने में, क्योंकि चौड़ी हमारी खूट रहती है, उसमें बीच में जगह बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से खरपतवार की एक भारी समस्या रहती है। तो इसका एक ध्यान रखना है कि भाई शुरुआत में जैसे ही बिजाई करते हैं तो उस टाइम एट्राजीन 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वो ज़रूर डालनी है। वो सुनिश्चित ये करना है वो डालते टाइम कि उस समय एक तो खेत में नमी होनी चाहिए और खेत में ढेले नहीं होने चाहिए। और फिर धीरे धीरे क्या होएगा कि फिर उसमें डिल्ले की बढ़वार होने लगती है। तो डिल्ला अगर आपके खेत में, हाँ मोथा भी कहते हैं, डिल्ला कह लेते हैं, गांठ वाला मोथा कह देते हैं, कई नाम है, अलग अलग स्पीशीज निकाल दें उसमें से, एरो निकाल दें, रीजर निकाल दें आजकल ट्रैक्टर के जरिए। देखिए खरपतवार नियंत्रण हो रहा है, उससे हो जाएगा, लेकिन डिल्ले का नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिल्ला क्या है, आप जहाँ से काटेंगे वो दोबारा फिर वहां से फूट ले जाते हैं, गांठे दोबारा, जब तक वो गांठ नहीं खत्म होएगी जब तक वो कंट्रोल नहीं होगा। तो उसके लिए एक सैम्प्रा दवाई आती है, हेलोसल्फिरोन साल्ट रहता है, सैम्प्रा के नाम से वो आती है, बाजार में मिलती है, 36 ग्राम प्रति एकड़ वो किसान डाल सकता है। और जैसे ही पहले पानी लगाएंगे, नमी जैसा मैंने बताया कि नमी सुनिश्चित होनी चाहिए। और जो ये अभी हमारा समय चल रहा है बारिशों का, इस समय बेल चलती है हमारी, तो उसके लिए 2,4-D या एलमिक्स 2 दवाई आती हैं, उनका वो उसके रोकथाम के लिए बड़ी उपयोगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चलते चलते और जिक्र करेंगे जी, बरसात हो रही है, जाहिर है पानी भी खड़ा हुआ खेत में, हाँ जी, तो कितने दिन तक पानी सह सकता है गन्ना खेत में? देखिए गन्ना को कहते हैं सूखा भी ओढ़ ले और गिल्ला भी ओढ़ ले। गन्ने को जैसे एक हंसी की भाषा में मर्द क्रॉप कह देते हैं कि भाई इस पे ना तो सूखे का इतना जल्दी असर आता है, ना गिल्ले का ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन देखिए फिर भी कोई भी फसल है, अगर पानी खड़ा रहता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, जिससे वो फसल जो है वो स्ट्रेस में आ जाती है। तो ये किसान जरूर सुनिश्चित करें कि अगर कहीं पे पानी खड़ा होता है 2 दिन से ज़्यादा उसको खड़ा ना होने दे, उसको कहीं कोशिश करें कि भाई किसी दूसरे किले में उसको निकाल दें। और डॉक्टर साहब बंधाई की तरफ भी ध्यान दें। हाँ, बंधाई का ऐसा है जी, अब जैसे अगस्त का जो महीना है ये इसमें बंधाई जरूर करें ताकि आपका गन्ना जो है वो गिरने से बच पाए। तो डॉक्टर साहब, आज गन्ना फसल की देखभाल विषय पर आपने बहुत अच्छी विस्तार से जानकारी दी। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस माध्यम से किसानों के साथ जुड़ने के लिए। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना।
अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।